गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है, ऐसा क्यों? जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हम बात करेंगे गुप्त काल के स्वर्ण काल के बारे में। आखिर किस वजह से गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा गया? गुप्त काल में तथागत बुद्ध की देशना को फैलाने हेतु सबसे ज्यादा विकासपूर्ण के सभी बुद्ध विहारों को सुव्यवस्थित ढंग से करते हुए विद्यालय का रूप दिया गया था। साथ ही साथ कुछ नए विद्यालयों की स्थापना भी की गई थी, जिस वजह से गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। यह सिर्फ कहने सुनने की बात नहीं है, बल्कि पुरातात्विक रूप से प्रमाणित की बात भी है कि गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय जैसे अनेक शिक्षण संस्थानों को बड़े पैमाने पर सामान्य विद्यार्थियों के पठन पाठन हेतु संचालित करवाया गया था। वैसे तो ये सब स्थान तथागत बुद्ध की देशना हेतु पूर्व से ही स्थापित थे, लेकिन इसका स्वरूप बुद्ध विहार और संघाराम के रूप में छोटे स्तर पर था, जहां सिर्फ बौद्ध संघ के भिक्षु और भिक्षुनी को ही देशना दी जाती थी। अगर ऐसा नहीं होता तो गुप्त काल से पूर्व भी तथागत बुद्ध द्वारा बताई गई शिक्षा को बताने वाले आचार्य और उस शिक्षा को प्राप्त करने वाले सामान्य विद्यार्थी जरूर मिलते। लेकिन दुर्भाग्यवश गुप्त काल से पूर्व का एक भी आचार्य और एक भी सामान्य विद्यार्थी नहीं मिला है, और न ही ऐसे सामान्य विद्यार्थी का कोई नाम बताने वाला उपलब्ध है। फिर भी गुप्त काल के स्वर्ण युग पर कुछ लोगों को यदि आपत्ति है, तो वैसे लोगों से कहना है कि जब तक आप लोग गुप्त काल के तथागत बुद्ध की शिक्षा से अलग या फिर भगवान बुद्ध की शिक्षा का फैलाव गुप्त काल से पूर्व किसी अन्य सम्राट के समय पुरातात्विक रूप से शिक्षण संस्थानों का होना निश्चित नहीं करते, तब तक गुप्त काल से तथागत बुद्ध की देशना वाली स्वर्ण युग की उपाधि भी जाने वाली नहीं है। सच यह है कि गुप्त काल के समय से इन छोटे छोटे बुद्ध विहारों को सुव्यवस्थित ढंग से विश्वविद्यालय का स्वरूप देते हुए तथागत बुद्ध के द्वारा बताए गए ध्यान, धर्म और अध्यात्म की शिक्षा बड़े पैमाने पर दी जाती थी, जिस वजह से गुप्त काल में तथागत बुद्ध की देशना समूचे विश्व में विख्यात हो गई थी। ऐसे तो तथागत बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग 8 अंगों वाला धर्म का प्रसार सम्राट अशोक के समय तथा तथागत बुद्ध के मार्ग के प्रति समर्पण हेतु मूर्ति का निर्माण सम्राट कनिष्क के समय काफी हुआ था, जिसका पुरातात्विक प्रमाण भी काफी मिला है। लेकिन भगवान बुद्ध द्वारा प्रतिपादित ज्ञान का हर गृहस्थों हेतु सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार गुप्त काल में ही हुआ था, जिस वजह से गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। भगवान बुद्ध की देशना हेतु अनेक विश्वविद्यालय शिक्षण संस्थानों का संचालन पाल वंश के समय तक सुचारू ढंग से चला था। यह जानकारी तो सर्वविदित है, लेकिन पाल वंश के बाद जब सेन वंश जैसों की राजसत्ता आई, तो ऐसे में तथागत बुद्ध की देशना से जुड़े हुए तमाम विश्वविद्यालयों का खात्मा एक साजिश के तहत धीरे धीरे होने लगा था। इस खात्मे के पीछे जिस किसी विदेशी आक्रांता का नाम आज लिया जाता है, उन तमाम क्षेत्रों पर सुरक्षा की जिम्मेदारी उस समय के शासक की बनती थी। अब यह गौर करने वाली बात है कि उन क्षेत्रों पर राज्य सत्ता किसकी थी। जहां राज्य सत्ता की बात आती है, वहां पर दावे के साथ ये कहा जा सकता है कि उस समय इन क्षेत्रों पर राज्य सत्ता सेन वंश की थी, जिस वजह से उस घटना की सारी जिम्मेदारी सेन वंश जैसे अन्य शासकों के ऊपर ही तय होनी चाहिए। अब आज के ब्रह्मवंशी लेखक अगर उस घटना से सेन वंश को बचाने हेतु सेन वंश का नाम गायब कर दें, तो क्या सेन वंश की जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी? आखिर किसी राजा के क्षेत्र में कोई विदेशी आक्रांता घुसकर राज्य का राजकीय खजाना, उस राज्य की जनता का महत्वपूर्ण उपास्थ स्थल, उस राज्य में स्थित शिक्षण संस्थान, उस राज्य की मूल धरोहर को नुकसान पहुंचाता हो या नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता है, तो उस राजा का राजधर्म होता है कि वह अपने राज्य के खजाने को बचाने हेतु व महत्वपूर्ण उपास्थ्य स्थल को बचाने हेतु, महत्वपूर्ण शिक्षण संस्थान को बचाने हेतु, या ये कहें तो अपने राज्य की हर मूल धरोहर को बचाने हेतु दुश्मन से डटकर मुकाबला करना चाहिए। लेकिन सेन वंश के राजा ने जनता के बचाव हेतु कोई सुरक्षात्मक कार्यवाही नहीं की। यहाँ तक कि सुरक्षा की कार्यवाही का कोई दिखावा भी नहीं किया था। अगर इस प्रकार की घटना में कोई राजा किसी प्रकार की सुरक्षात्मक कार्यवाही नहीं करता, तो समझो कि इस घटना में उस राजा की भी साजिश कहीं न कहीं से संलिप्तता जरूर है।
तथागत बुद्ध की देशना से जुड़े हुए जितने भी शिक्षण संस्थानों पर विदेशी आक्रांता का आक्रमण हुआ है, उन स्थलों पर सेन वंश जैसे किसी भी शासक द्वारा सुरक्षात्मक बचाव वाली घटना का कोई प्रमाण नहीं मिलता। पाल वंश की राजसत्ता हो या पाल वंश से पूर्व वर्धन वंश, हुण वंश, गुप्त वंश, कुषाण वंश, कोई भी राजवंश की सत्ता हो, उन सभी के कार्यकाल में तथागत बुद्ध की देशना हेतु स्थापित अनेक सम्यक विश्वविद्यालयों को सुचारू ढंग से चलाने हेतु राजकीय संरक्षण के साथ साथ राज खजाने से भी आर्थिक मदद सभी सम्राटों से मिलती रही थी। अगर उन शिक्षण संस्थानों को राजकीय संरक्षण और आर्थिक मदद नहीं मिलती तो वे सभी शिक्षण संस्थान स्वतः ही आर्थिक रूप से कमजोर होते हुए काल के गाल में समाकर बंद हो जाते। लेकिन ऐसा एक भी प्रमाण नहीं मिलता है। फिर भी कुछ लोगों को खुश करने हेतु अगर यह मान लें कि कुछ राजवंशों ने राजकीय संरक्षण के अलावा आर्थिक रूप से मदद नहीं की थी, तो उन सबों द्वारा इसका विरोध भी तो नहीं किया गया था। अगर विरोध की बात आती है तो निश्चित ही ऐसे शिक्षण संस्थानों को पाल वंश से पूर्व हुण और गुप्त वंश के समय ही नष्ट कर दिया जाता, या फिर तथागत बुद्ध की देशना की जगह घपोड़ ज्ञान पर आधारित कथा वाचन चालू हो जाता। जैसे आज उच्चतम शिक्षण संस्थानों में पाली भाषा और पूर्व की पुरातात्विक शोध को बंद करते हुए सतयुग और द्वापर युग की शिक्षा दी जाती है। इसलिए तथागत बुद्ध से जुड़े हुए ऐसे देशना वाले सभी विश्वविद्यालयों का निरंतर चलना ही इस बात का प्रमाण है कि तथागत बुद्ध की देशना के विपरीत कोई भी राजवंश किसी भी अन्य देशना के पक्ष में नहीं था। अगर ऐसा कुछ रहता भी तो इन सभी शिक्षण संस्थानों के आचार्य नागार्जुन, शीलभद्र, धम्मपाल, चंदपाल, गुणमती जैसों के साथ साथ इत्सिंग, पाहियान और वेंगसांग जैसे कई प्रसिद्ध लोग कुछ न कुछ लिखकर कहीं साक्ष्य को जरूर छोड़ते। लेकिन दुर्भाग्यवश आज तक ऐसा कोई भी साक्ष्य किसी को नहीं मिला है। ठीक इसके विपरीत इत्सिंग और पाहियान ने अपनी अपनी यात्रा का वृतांत में गुप्त काल के समय सम्यक संस्कृति के अलावा किसी अन्य संस्कृति को देखने की बात भी नहीं लिखी है। फिर भी आज कुछ लोग हैं जो गुप्त काल के समय सम्यक संस्कृति के विपरीत अपनी कल्पना द्वारा निर्मित संस्कृति को स्थापित करने पर तुले रहते हैं। निश्चित ही ऐसे लोगों को आज ब्रह्मवंशियों का सहयोगी कहा जा सकता है, या ऐसे लोगों को ब्रह्मवंशियों द्वारा मानसिक तौर पर अपहृत किया हुआ कहा जा सकता है। गुप्त काल के समय प्रयाग प्रशस्ति अशोक स्तंभ पर सम्राट अशोक के अभिलेख के नीचे समुद्रगुप्त ने अपना एक लेख लिखवाया था। आज उस अभिलेख को देखने की आवश्यकता है। ये अभिलेख सम्राट अशोक द्वारा लिखित स्तंभ के लेख के नीचे समुद्रगुप्त द्वारा धम्म लिपि और पाली भाषा में देवी कुमालानंग इमे दान लिखा है। आगे इसी अभिलेख की निचली पंक्ति में लिखा है इयंग धम्म लिबि इखा, और लिखने वाले का नाम देवानाम पिय आहा लिखा है। गुप्त काल में देवा नाम का प्रतिनिधित्व समुद्रगुप्त करता था। साथ ही इस प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में समुद्रगुप्त द्वारा आजीविक लोगों को पाली में वाबनेसु आजीविकेसु यानी आजीवक समुदाय को विद्वान कहकर संबोधित किया गया है। इस वाबनेसु को स्तंभ में लिखा हुआ आप लोग भी देख व पढ़ सकते हैं। हमने देखा कि गुप्त काल को स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है। इसी के अगले भाग में उस वक्त के सिक्कों, मोहरों और मुद्राओं के बारे में जानकारी लेकर फिर से जल्दी ही हाजिर होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और अपने इतिहास को आगे बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।